कैसे 45 रुपए की नौकरी करने वाले ने एक करोड़ों की कंपनी बना दी। हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण राव की, जो कि एक टाइम पर 45 रुपए पर मंथ की सैलरी पर जॉब करते थे। लेकिन फिर उनके माइंड में कुछ ऐसा आता है कि वो जॉब छोड़ के बिजनेस करने का फैसला लेते हैं और एक ऐसी कंपनी बना देते हैं जो कि आज लार्जेस्ट कंपनियों में शुमार है। लेकिन इनका सफर इतना भी आसान नहीं था। कभी अंग्रेज उनकी शॉप को तोड़ दिया करते हैं तो कभी इनका बनाया हुआ प्रोडक्ट 2-2 सालों तक बिकता ही नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है 20 जून 1869 को, जब महाराष्ट्र के एक पंडित के घर लक्ष्मण राव का जन्म होता है और उन्होंने बचपन से ही सपने देखने स्टार्ट कर दिए थे और उन्हें पेंटिंग और मशीन्स का शौक था। और हर फैमिली की तरह उनके पिता भी उनसे नाराज थे कि पंडित के घर पैदा हुए हो तो पंडित बनने की बजाय ये मशीन्स और पेंटिंग्स में क्या कर रहे हो। अब जब लक्ष्मण बड़े हुए तो उनका एडमिशन मुंबई के एक आर्ट कॉलेज में हो गया, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वो पार्शली कलर ब्लाइंड है, मतलब वो अपना करियर पेंटिंग में नहीं बना सकते। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इंजीनियरिंग में ड्रॉइंग सीखना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद उन्हें एक बड़े कॉलेज में असिस्टेंट टीचर की नौकरी मिल गई, जहाँ पर उन्हें उस समय पे मात्र 45 रुपए पर महीने मिलते थे। लेकिन कम सैलरी होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने काम में जी जान लगा दिया। लेकिन उन्हें समझ में आ गया था कि अंग्रेजों के समय में ऊंची पोजीशन पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने जॉब छोड़ करके अपना खुद का काम करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ से शुरू होती है उनकी एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी। और अपने बिजनेस के शुरुआती दिनों में वो मुंबई से साइकिल खरीदते और अपने गाँव में भेज देते और उनके जो भाई अन्ना थे वो उन साइकिल्स में से थोड़ा सा अपना प्रॉफिट जोड़ करके गाँव में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, बेच देते थे। अभी शुरुआत भले छोटी थी, लेकिन लक्ष्मण राव के सपने बहुत बड़े थे। उसके बाद वो वापस से मुंबई छोड़ करके गाँव आ गए और सड़क के किनारे अपनी एक साइकिल सेल्स एंड रिपेयर की दुकान खोल ली। लेकिन उनका सपना यहीं तक सीमित नहीं था। वो ऐसा काम करना चाहते थे जो कि देश के काम आए और खास तौर पे देश के किसानों के। और वो अपने खाली टाइम में अमेरिकन मैगजीन पढ़ा करते थे, जिसमें उन्होंने एक चारा काटने वाली मशीन को देखा। इससे उन्हें एक आइडिया आया और उन्होंने सोचा कि यदि मैं किसानों के लिए ये मशीन्स और टूल्स बनाऊं तो उनका काम तो काफी आसान और प्रोडक्टिव हो जाएगा। बस यहीं से किर्लोस्कर ब्रदर्स ने अपने एम्पायर की नींव रख दी और उनका पहला प्रोडक्ट था चारा काटने वाली मशीन, जो कि किसानों को बहुत ज्यादा पसंद आई। और इसी के साथ साल 1903 में किर्लोस्कर ने भारत का पहला लोहे का हल इंट्रोड्यूस किया। लेकिन इसी बीच गांव के लोगों ने उनका विरोध भी किया, क्योंकि उनको लगता था कि जो लोहे का हल है वो हमारे गांव के उपजाऊ जमीन पे एक जहर का काम कर रहा है। और इसी कारण से जो उनका इनोवेटिव प्रोडक्ट था उसे कोई खरीदना ही नहीं चाहता था और उन्हें अपनी पहली सेल करने में पूरे 2 साल लग गए। हालांकि जब लोगों को समझ में आया कि लकड़ी के हल के मुकाबले ये ज्यादा हल्का, मजबूत और टिकाऊ है, तो लोगों ने लकड़ी के हल को छोड़ करके इसको खरीदना स्टार्ट कर दिया। अब इसी तरीके से इनकी प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट हो गई। कुछ ही महीनों बाद लोकमान्य तिलक जी इनके प्रोडक्शन हाउस में विजिट करने आते हैं और वो इम्प्रेस हो जाते हैं स्वदेशी प्रोडक्ट को देख करके। लेकिन उस टाइम पर जो अंग्रेज थे वो भारत के लोगों को डेवलपमेंट करते हुए देख ही नहीं सकते थे। उन्होंने उनके गाँव के म्युनिसिपालिटी के थ्रू उस शॉप को हटाने का नोटिस दे दिया और इन लोगों को अपनी जगह बदलनी पड़ी थी। लेकिन उसी टाइम पर महाराष्ट्र के राजा ने और महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशन के पास 32 एकड़ की बंजर जमीन उन्हें दे दी फैक्ट्री लगाने के लिए। और यहाँ उन्होंने अमेरिका में पॉपुलर इंडस्ट्रियल टाउनशिप के कॉन्सेप्ट को अपनाया और इसी तरीके से उन्होंने किर्लोस्कर बाड़ी की नींव रखी। और जेब में सिर्फ 15,000 रुपए और कुछ वर्कर्स के साथ उन्होंने अपना प्रोडक्शन कार्य वापस से स्टार्ट किया और धीरे धीरे वो इन तरीकों के प्रोडक्ट्स को बनाने लगे। लेकिन उनके चैलेंजेस यहीं पर खत्म नहीं होते। वर्ल्ड वार के दौरान आयरन ओर की प्राइजेस और मार्केट काफी गिरने लग जाती है और उनका प्रोडक्शन बंद होने की कगार पर आ जाता है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में सोलापुर के राजा उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। उन्होंने अपने पुराने पड़े टैंक्स और वेपन्स लक्ष्मण राव को दे दिए ताकि लोहे के हल बनाने का काम रुके ना। वैसे तो लक्ष्मण राव ब्राह्मण फैमिली से आते थे, लेकिन उनकी सोच उस जमाने के हिसाब से बहुत आगे की थी। उन्होंने कभी भी छुआछूत को अपने काम में आने नहीं दिया। गरीब और पिछड़े लोगों को उन्होंने अपने काम का हिस्सा बनाया। और तो और वो जेल काट चुके कैदी और डाकुओं को भी वॉचमैन की नौकरी दिया करते थे। ऐसी उनकी सोच थी। धीरे धीरे किर्लोस्कर बाड़ी एक फुल फ्लेश टाउनशिप बन गई, जिसमें स्कूल, कॉलेज, हॉल से लेकर के ये सारी सुविधाएं थी। और यहीं से कई फेमस मैगजीन, स्त्री जैसे मैगजीन पब्लिश होने लगी। और वो केवल एक बिजनेस ही नहीं बना रहे थे, वो अपनी एक कम्युनिटी को भी ग्रो कर रहे थे। इसी के साथ साल 1920 में किर्लोस्कर ग्रुप को ऑफिशियली रजिस्टर कराया और अगले ही साल भारत का पहला पंप लॉन्च
लॉन्च कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाना स्टार्ट कर दिया। लक्ष्मण राव ने अपने सबसे बड़े बेटे को अमेरिका की MIT यूनिवर्सिटी में भेजा ताकि वो अपने करियर में और अच्छी ग्रोथ ला सके। और इसी के साथ जब उनके बेटे ने अपनी मैकेनिकल की डिग्री कंप्लीट करके भारत वापस आए तो उन्होंने कंपनी की कमान अपने हाथों में ले ली और इनोवेशन को अपनी प्राइमरी स्ट्रेटजी बना दिया। और इसी के साथ उनके बेटे शांतनु ने पहला डीजल इंजन भी बना दिया था। और इसी के साथ साल 1940 में किर्लोस्कर ने भारत की पहली इलेक्ट्रिक मोटर बनाई और इसके बाद उन्होंने भारत की पहली लेथ मशीन मार्केट में लॉन्च की। अब एक तरफ इनका बिजनेस नई तरक्कियां और नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा था, उसी के दूसरे तरफ भारत में आजादी के लिए लड़ाई चल रही थी और लक्ष्मण राव जी ने भी इस स्ट्रगल का खुलकर समर्थन किया और पूरी किर्लोस्कर वाड़ी को महात्मा गांधी जी के साथ इस लड़ाई में शामिल कर दिया। और उनके बेटे शांतनु को ये बात बहुत अच्छी समझ में आ गई थी कि अब देश की आजादी बस करीब ही है और आजादी के बाद मशीन्स का प्राइस और मशीन्स की डिमांड और तेजी से बढ़ने वाली है। इसी को समझकर उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया और कुछ जगहों में उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां अपनी स्टेब्लिश करी। और इस कदम के बाद किर्लोस्कर ग्रुप एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला था। और इसी के साथ शांतनु जी की मेहनत और लगन के कारण पहला ऑयल इंजन लॉन्च हुआ और ये उनके लिए एक नया माइलस्टोन साबित हुआ। इसके कुछ ही महीनों बाद सन 1956 में 87 साल की उम्र में लक्ष्मण राव जी का निधन हो गया, जिसके बाद किर्लोस्कर ग्रुप की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शांतनु राव के ऊपर आ गई, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और अपने बिजनेस को दूसरे देशों में भी फैलाना शुरू कर दिया और मलेशिया से लेकर यूरोप तक अपने बिजनेस को फैलाना स्टार्ट कर दिया। और किर्लोस्कर ग्रुप के पंप और डीजल इंजन की डिमांड दुनिया भर में तेजी से बढ़ने लगी और वो धीरे धीरे एक ग्लोबल ब्रांड बनते चले गए। और बाद में किर्लोस्कर ग्रुप ने कई कंपनियों का एक्विजिशन करना भी स्टार्ट कर दिया और इंडिया में टोयोटा की सफलता का एक बड़ा क्रेडिट किर्लोस्कर ग्रुप को भी दिया जाता है। और विक्रम किर्लोस्कर की मृत्यु के बाद अब उनकी जो भी विरासत है वो उनकी बेटी मानसी किर्लोस्कर संभाल रही है। और तमाम चैलेंजेस के बाद भी किर्लोस्कर ग्रुप आज भी नई नई ऊंचाइयां पा रहा है। आपका इन सब में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।